हेलो गाइज़, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है आज का CSA 4 डे सीरीज़ के जो पहला मैच लिस्ट किया है ड्रीम 11 ने, केप कोबराज वर्सेस टाइटन्स, उसके बारे में। तो वैसे तो मैं हो सकता है कल शाम तक ये वीडियो अपलोड कर देता, लेकिन जैसे कि आपको पता ही है, अगर आप साउथ अफ्रीका के मैचेस हमारे साथ पहले भी खेले होंगे या फिर अगर आप खुद भी खेले होंगे तो लाइनअप्स के यहाँ पर बहुत इशूज़ होते हैं, स्क्वाड्स के भी इशूज़ होते हैं। लिमिटेड ओवर क्रिकेट में फिर भी एक बार के लिए हम समझ सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट है तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था। और क्योंकि मैंने पहले कभी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला नहीं था, या फिर आप कह सकते हैं पहले कभी लिस्ट भी नहीं किया था ड्रीम 11 ने, तो इसीलिए हमें उस तरह से कोई आइडिया नहीं है कि कौन से प्लेयर खेल सकते हैं। और क्योंकि बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स अभी अवेलेबल हैं जो कि पहले अवेलेबल नहीं होते थे, तो ये भी एक रीज़न है। तो इसीलिए मैं ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता। मैं अगर लाइव स्क्वाड नहीं आता तो शायद मैं वीडियो नहीं भी बनाता, लेकिन क्योंकि स्क्वाड आ गया है और आपको पता ही है ऐसे मैचेस में मिस नहीं करता, और इन मैचेस की वजह से ही हमारा चैनल है। तो स्टार्ट करते हैं। ये मैच होने जा रहा है न्यूलैंड्स केप टाउन में, और ये केप कोबरास का होम ग्राउंड है। जनरली इस ग्राउंड पे ज़्यादा मैचेस खेलने को नहीं मिलते हैं केप कोबरास को, क्योंकि इंटरनेशनल मैचेस यहाँ पर बहुत होते हैं। तो ये एक अच्छी बात है आपके लिए भी और मेरे लिए भी कि इंटरनेशनल मैचेस भी यहाँ पर हुए हैं, जिसके बेसिस पर भी हम कुछ बातें कर सकते हैं। ज़रूर वो 5 डे मैचेस होते हैं और ये 4 डे मैचेस हैं, लेकिन फिर भी चीज़ें लगभग सही होते हैं, एक दिन का कोई ज़्यादा फैक्टर पड़ता नहीं है। ये जो पिछले सीज़न की अगर हम बात करें तो कोबरा अब 6 टीमों की टेबल में सबसे नीचे थी, और ये सिर्फ 4 डे मैचेस की नहीं, मोमेंटम वनडे कप जो हुआ था, मतलब 50 ओवर टूर्नामेंट, वहाँ पर भी वो सबसे नीचे ही थे। इसके पीछे बहुत सारा रीज़न है, क्योंकि बहुत सारे इनके इंपॉर्टेंट प्लेयर्स अवेलेबल नहीं थे सीज़न के शुरुआत से। जिन डोमेस्टिक प्लेयर्स पे उन्होंने भरोसा किया था वो भी आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे, तो इसीलिए चीज़ें बिल्कुल सही नहीं गई थी उस तरह से। लेकिन 4 डे मैचेस में अभी से जो सीज़न शुरू हो रहा है, इनके पास सारे प्लेयर्स अवेलेबल हैं ऑफकोर्स, क्योंकि अभी तो कोई इंटरनेशनल मैच भी नहीं है और वैसे भी मैचेस अभी काफ़ी कम होते हैं। और दूसरी जो बात है, बहुत सारे न्यू साइनिंग्स उनके टीम में आए हैं। ठीक है, कुछ प्लेयर्स इस आज के जो ओपोनेंट होने वाले हैं उनके टाइटन्स, उनके टीम से भी गए हैं, तो बिल्कुल न्यू लीग टीम है। बाकी देखते हैं आगे हमें क्या क्या मिलता है। टाइटन्स ने पिछले सीजन में दूसरे स्थान पर ख़त्म किया था, और काफ़ी कॉम्पिटिटिव टीम तो वो है ही, और ऑन पेपर भी बहुत स्ट्रॉन्ग टीम होती है। दोनों टीम अगर आप पहले हमारे साथ खेले होंगे, मोमेंटम वनडे कप भी खेले होंगे ना, तो पता होगा कि दोनों टीमों की क्या क्या स्ट्रेंथ है, वीकनेसेस हैं। टाइटन्स साउथ अफ्रीका के डोमेस्टिक सर्किट में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम मानी जाती है। लिमिटेड ओवर क्रिकेट में तो ये जायंट है ही, यहाँ तक कि 4 डे मैचेस में भी आप देख ही सकते हैं दूसरे स्थान पर वो उन्होंने ख़त्म किया हुआ था। इनकी जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है ना, वो है इनकी बैटिंग। अगर सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स इनके टीम में अवेलेबल होते तो कौन नहीं है इनके पास। क्विंटन डे कॉक, फाफ डु प्लेसी, पहले तो एबी डिविलियर्स भी खेलते थे, डी नेलगार, एडन मार्करम, थॉयनिस डे ब्रुयन, ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो साउथ अफ्रीका के नेशनल टीम के होकर भी रेगुलर खेलते हैं या फिर कभी भी खेल चुके हैं। इनके बैटिंग को लेकर आप कभी भी डाउट नहीं कर, हेनरी क्लासन एक और नाम है जो मैं मिस कर गया, इनके बैटिंग को लेकर आप कभी भी डाउट नहीं कर सकते। लेकिन इनके लिए सबसे बड़ी जो दिक्कतें खड़ी होती हैं, और जिसके वजह से पिछले सीजन में जब वो डिफेंडिंग चैंपियन के तौर पे आए थे मोमेंटम वनडे कप में, कुछ खास नहीं कर पाए थे, वो है उनकी बॉलिंग। ठीक है, आपको बहुत ही रेयर देखने को मिलेगा, शायद 30 में से एक मैच होगा जहां पर उनको बॉलिंग के ऊपर डिपेंड करके जीतना पड़ रहा हो। नहीं तो इनकी बॉलिंग कभी भी अच्छा नहीं होता है, ना ही लिमिटेड ओवर क्रिकेट में, ना ही यहाँ पर। और सबसे बुरी बात तो ये, आगे जब मैं आपको चीज़ें दिखाऊंगा कि जो कुछ गिने चुने परफॉर्मर थे पिछले सीज़न में, वो भी इस सीज़न में अवेलेबल नहीं हैं। ठीक है, बैटिंग को लेकर मैं अभी भी कहूँगा बिल्कुल 100 में से 100 नंबर इनके मिलने चाहिए, नाम के बेसिस पर हो, परफॉर्मेंस के बेसिस पर हो। दूसरी तरफ से कोबरास की बात करी जाए तो कहीं पर भी ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ इनका नहीं है। ठीक है, बॉलिंग पे भी जो पहले थे वो भी ठीक ठाक थे, लेकिन उनमें से कुछ प्लेयर्स अभी अवेलेबल नहीं होंगे। बैटिंग में भी कुछ ठीक ठाक नाम ही है, मतलब 3-4 नाम हैं जिनको आपने इंटरनेशनल सर्किट में भी नाम सुना होगा, और ट्रायड एंड ट्रस्टेड वाले प्लेयर्स हैं, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन ये फिक्सचर जो है ना, अगर आप नोटिस करेंगे आखिरी 2 सीजन में टोटल जब हम 5 मैच अगर हम कंसिडर करें तो टाइटन्स जीत ही नहीं पाई है। पिछले सीजन में 2 मैच हुए थे। अच्छा, पिछले सीजन में केप कोबरास एक भी मैच नहीं जीती थी ओवरऑल। तो ऑफकोर्स टाइटन से भी वो हारे तो नहीं थे, लेकिन पिछले सीजन में जो 2 मैचेस हुए थे होम और अवे बेसिस पर, दोनों मैचेस में ही टाइटन्स को रुक जाना पड़ा था केप कोबरास के अगेंस्ट में। उसके पहले वाले सीजन में दोनों ही मैच टाइटन्स हारी थी कोबरास के अगेंस्ट में, और उसके पहले वाले सीजन में एक मैच जो हुआ था वो ड्रॉ हुआ था।
मतलब मेजोरिटी ऑफ द मैचेस यहाँ पर ड्रॉ ही हुए हैं और जो रिजल्ट आए हैं वो कोबरास के सपोर्ट में आए हैं। ग्राउंड में रिकॉर्ड की बात करें, जैसे मैंने बताया कि ज़्यादा मैचेस यहाँ पर खेलने को नहीं मिलते थे कोबरा को। पिछले 2 सीजनों में उन्होंने 6 मैचेस खेले हैं, 2 जीत और 1 हार और 2 टाई। मतलब यहाँ पर टाई काफ़ी हो रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। 1 रहा है नो रिजल्ट, मतलब 5 में से 2 मैच टाई हुए हैं। वेदर का कोई इशू नहीं है, सॉरी थोड़ा गला बैठा हुआ है। ये कुछ इंडिविजुअल परफॉर्मर्स हैं, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। इनमें से काइल वेरेन, जानेमन मलान, जॉर्ज लिंडे अभी भी इस टीम के पार्ट हैं, मतलब करंट स्क्वाड में है, आज के मैच में खेलेंगे। और यहाँ से ग्रांट थॉम्सन और हेनरी क्लासन अवेलेबल हैं। ग्रांट थॉम्सन अभी टीम की कैप्टनसी भी करते हैं। कोबरास के होकर बॉलिंग में जॉर्ज लिंडे, जिन्होंने पिछले सीजन में कमाल का परफॉर्मेंस करा हुआ था और बेस्ट परफॉर्मर थे कोबरा के होकर फर्स्ट क्लास टिकट की तुलना में। डेन पैटरसन का भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस था, लेकिन वो अवेलेबल नहीं है। टाइटंस के होकर जैसे मैंने आपको बताया कि 2 जो मेन नाम थे बॉलिंग में, आप देख सकते हैं यहाँ पर आप देखेंगे 11 मैच 30 विकेट, 10 मैच 21 विकेट, लेकिन यहाँ पर 4 मैच में 11 विकेट जो कार्टराइट थे इनके ही नाम और कॉर्बिन बॉश ये नाम है। इसके बाहर बताने लायक कुछ नहीं है। ऑफ कोर्स बहुत सारे प्लेयर्स हो सकते हैं इंटरनेशनल कैलिबर के प्लेयर्स वो अवेलेबल नहीं होंगे, लेकिन जो भी हो जो थे वो अवेलेबल नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी टाइटंस ने दूसरे स्थान पर खत्म किया, तो आप समझ सकते हैं कि उनकी स्ट्रेंथ उनकी बॉलिंग में ना होने के बावजूद भी मैचेस जीतने में उनको दिक्कतें नहीं आती हैं। कोई ना कोई कहीं ना कहीं से विकेट ठीक ही निकाल देता है। कॉर्बिन बॉस जो हैं ये अभी केप कोबरास के स्क्वाड में आ चुके हैं। अभी जल्दी से आ जाते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि जब ये दोनों टीमें आमने सामने होती हैं तो क्या होता है। जो चीज़ आपको इस फिक्चर में देखने को मिल जाएगी ना, डिस्पाइट कोबरास की बैटिंग टाइटंस की बैटिंग से कभी भी बुरी मतलब अच्छी नहीं है, लेकिन कोबरा की बैटिंग हमेशा यहाँ पर अच्छी रही है। और उसके पीछे का रीज़न भी मैंने ऑलरेडी मतलब कई बार बता भी दिया है, वो है टाइटंस की बॉलिंग। ठीक है, मैच का रिजल्ट जो है ना वो डिपेंड करा है कि टाइटंस कैसी बैटिंग कर रही है। अगर टाइटंस की बैटिंग अच्छी हुई तो मैच जीतेगी, तो मतलब ड्रॉ हुआ है मैच जहाँ पर उनकी बैटिंग अच्छी हुई है, और जहाँ पर उनकी बैटिंग अच्छी नहीं हुई है वहाँ पर वो मैच हारे हैं, लेकिन जीत वो अभी तक नहीं पाए हैं। हिस्ट्री ये कह रहा है। ठीक है, हो सकता है कि आज वाला जो मैच हो वहाँ पर टाइटंस की बैटिंग अच्छी हो या नहीं हो, लेकिन वो मैच जीते, लेकिन मैं हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। तो देखते हैं। ये हुआ था आखिरी मैच और ये हुआ था आखिरी मैच इस ग्राउंड पर, तो इसको नोटिस करिएगा। टाइटंस को पहले इनिंग्स पर 287 पर निपटा दिया था नांद्रे बर्जर, जिनके 4 विकेट्स थे। इसके सिवाय लिंडे, जेसन स्मिथ, इनके भी विकेट्स वगैरह थे। कोबरा की बैटिंग आप देखिए 456, जहाँ पर क्लाइनफील्ड जो खेलते थे शतक लगाया, साथ में जानेमन मलान, जेसन स्मिथ और जॉर्ज लिंडे का भी एक विशाल शतक था। कार्टराइट जो कि अभी अवेलेबल नहीं है, इनके 4 विकेट्स। टाइटंस की बैटिंग दूसरी इनिंग्स में अच्छी हो गई। यहाँ पर टोनी डेजॉर्जी जिन्होंने दोहरा शतक लगाया था, मतलब आखिरी मैच जो टोनी डेजॉर्जी ने इस राउंड पे खेला था इस फॉर्मेट पे, उन्होंने लगाया था दोहरा शतक, और अभी ये टाइटंस की टीम में नहीं खेलते हैं, ये अभी आ गए हैं केप कोबरास की टीम में। ठीक है, साथ में क्लासन, बेहार्डिन, गेलियम, ये कुछ प्लेयर्स थे। कोबरा की बैटिंग थोड़ी सी हल्की रही थी, लेकिन इतना भी नहीं कि ऑल आउट कर पाती टीम टाइटंस की बॉलिंग उनको। काइल वेरेन के यहाँ पर रन्स थे। तो जैसे मैंने आपको बताया, टाइटंस की बैटिंग किसी ना किसी इनिंग्स में अच्छी जैसी ही हो गई, तो मैच का रिजल्ट नहीं आया। आगे देखते हैं। इसके बाद ये जो पिछले सीजन का दूसरा मैच था जो कि टाइटंस के घर पे हुआ था, वो ये तो केप टाउन में हुआ, मतलब केप कोबरास के होम ग्राउंड पर ये हुआ था, टाइटंस के होम ग्राउंड पर। यहाँ पर भी देखिए 338, फिर से काइल वेरेन, साथ में पीटर मलान के रन्स थे। बॉलिंग में डाला, कॉर्बिन बॉश, इनके विकेट्स। टाइटंस की बैटिंग यहाँ पर भी अच्छी हो गई, जहाँ पर ये कुछ प्लेयर्स थे जिन्होंने रन बनाए थे, लेकिन इनमें से सिवाय गैलियम के अभी कोई अवेलेबल नहीं है। कोबरास की बैटिंग भी दूसरे इनिंग में अच्छी हुई। हो सकता है टाइटंस की तरह उतना बड़ा तो नहीं, लेकिन अच्छा तो हुआ ही। पीटर मलान और काइल वेरेन यहाँ पर भी रन है, साथ में जानेमन मलान के कुछ रन्स। बॉलिंग में मोरेकी और नील ब्रांड, इन नाम को ज़रा गौर से देख लीजिएगा, आगे इनके बारे में कुछ बताना है। टाइटंस की बैटिंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुश्किल में आ चुकी थी। 89 for 6 हो चुका था। अगर शायद 10-15 ओवर और मैच होता तो शायद वो मैच हार भी सकते थे, लेकिन चलिए मैच ड्रॉ हो गया। दोनों ही मैच में सेम चीज़ आप रिजल्ट देख रहे हैं, और दोनों ही मैच में एक ना एक इनिंग्स में तो टाइटंस की बैटिंग अच्छी हुई ही है। ठीक है, और कोबरा की बैटिंग भी कॉन्सिस्टेंटली अच्छा हुआ है, बहुत ज़्यादा नहीं टाइटंस की बैटिंग की तरह, लेकिन अच्छा हुआ है। कुछ नाम ऑलरेडी आपके सामने आ रहे हैं, नोटिस करते रहिएगा, क्योंकि इनको समराइज़ करने लायक कुछ नहीं है, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर ज़्यादा मैचेस खेले नहीं है, स्पेशली टाइटंस की तरफ से तो इनके बैटिंग ऑर्डर में चेंज होता ही रहता है। तो इसीलिए नामों को, कुछ नाम जो आपके सामने आ रहे हैं उनको ज़रा ध्यान से देख लीजिएगा। अच्छा, ये हो गए पिछले सीजन के मैच। अभी आ जाते हैं सेकेंड लास्ट सीजन में जो 2 मैचेस हुए थे, दोनों ही मैच मैंने जैसे बताया कि कोबरा जीती है। तो यहाँ पर क्या हुआ था, देखिए टाइटंस की बैटिंग 275, बहुत ज़्यादा स्कोर नहीं। जिन्होंने रन बनाए थे कोई अवेलेबल नहीं है, जिन्होंने विकेट निकाले थे उनमें से लिंडे से भी अवेलेबल हैं।
कोबरा की बैटिंग यहाँ पर भी अच्छी, लगभग 401 रन बनाया। पीटर मलान के यहाँ पर भी रन है, बॉलरों में से कोई अवेलेबल नहीं है। टाइटंस की बैटिंग यहाँ पर भी निपट गई 151 पर लिंडे के विकेट्स, कोबरा ने मैच को चेस कर लिया। तो क्या रेसिपी आई, टाइटंस की बैटिंग जैसे ही फेल हो गई, मैच का रिजल्ट आया और कोबरा के सपोर्ट में आया। दूसरा मैच देखिए, फिर से नोटिस करिए 122 पर निपट गई टीम। यहाँ पर डे ब्रुयन ने रन बनाया था, बॉलिंग में जो प्लेयर्स हैं वो अवेलेबल नहीं है। कोबरा की तरफ से वेरेइन के रन आपको दिख जाएंगे जो अवेलेबल हैं करंट स्क्वाड में। दूसरी इनिंग्स में टाइटन ने ठीक ठाक बैटिंग करी थी, जहाँ पर डे ब्रुयन का यहाँ पर भी रन था, साथ में टेजॉर्जी बॉलिंग में कोई अवेलेबल नहीं है, लेकिन पहले इनिंग्स की भरपाई वो नहीं कर पाए और कोबरा ने यहाँ पर भी मैच जीत लिया। 204 रन वो भी 2 विकेट के नुकसान पर बना दिया, और वो भी चौथे दिन में। जानेमन मलान के साथ पीटर मलान और हमजा के यहाँ पर कुछ रन्स थे। तो फिर से आप नोटिस कर सकते हैं, मैंने पहले 2 मैचेस आपको दिखाए, क्या चीज़ थी, टाइटंस की बैटिंग अच्छी हुई। दूसरे 2 मैचेस मैंने आपको दिखाया, क्या चीज़ थी, टाइटंस की बैटिंग खराब हुई। और इसी के ऊपर पूरा मैच का रिजल्ट जो है वो डिपेंड करता है, ठीक है। और आखिरी मैच भी मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर फिर से नोटिस करिए, टाइटंस की बैटिंग अच्छी हुई, ठीक है। जो रन बनाने वाले प्लेयर हैं उनमें से क्लासन फिर अवेलेबल हैं। कोबरा की बैटिंग भी अच्छी हुई, टाइटंस के तरह डिक्लेयर तो नहीं दिया उन्होंने, लेकिन इनका भी अच्छा हुआ। फिर से पीटर मलान और काइल वेरेन, बार बार ये 2 नाम आपके सामने आ रहे हैं। बॉलिंग में तबरेज शमसी, टाइटंस 133 फॉर 3 और मैच यहाँ पर ख़त्म हो गया, तो मैच ड्रॉप ही हो गया। तो बिल्कुल क्लियर कट स्क्रिप्ट चल रहा है इस मैच का, पूरी तरीके से ये मैच जो है रिजल्ट तभी ला रहा है जहाँ पर टाइटंस की बैटिंग ख़राब हो रही है। जहाँ पर टाइटंस की बैटिंग अच्छी हो रही है वहाँ पर ये मैच रिजल्ट नहीं ला पा रहा है, मैच हो रहा है ड्रॉ। कुछ नाम आपके सामने कंसिस्टेंटली आए हैं, मैं फिर से याद दिला देता हूँ। केप कोबरास की तरफ से पीटर मलान, काइल वेरेन, ये 2 नाम तो आपके सामने लगभग हर मैच पे ही एक ना एक इनिंग्स पे आए हैं। टाइटंस की तरफ से उस तरह से कोई नाम आपने शायद नोटिस नहीं करा होगा, क्योंकि इनके प्लेयर्स चेंज होते रहते हैं, लेकिन फिर भी थॉर्निस डे ब्रुयन के नाम आपने देखे हैं। टॉनी डेजॉर्जी ने दोहरा शतक लगाया था आखिरी जो मैच यहाँ पर हुआ था, लेकिन वो अभी केप कोबरास की टीम में है। जॉर्ज लिंडे बॉलिंग से इन्होंने काफ़ी अच्छा करा हुआ है, बैटिंग में भी 1 शतक उनके खाते में है इस फिक्चर में। जानेमन मलान के कुछ रन्स हैं, यही कुछ प्लेयर्स हैं, आप फिर से वीडियो को बैक करके देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन कुछ जो नाम है यही में से है। तो हेड टू हेड में मैंने ज़्यादा कुछ यहाँ पर लिखा नहीं है। अभी आ जाते हैं ग्राउंड पर। आई होप हेड टू हेड के सारी चीज़ें आपने देख ली होंगी, और एक जो चीज़ आपको कॉन्सिस्टेंट देखा होगा वो है कोबरा की बैटिंग, ठीक है। कोबरा की बैटिंग लेकिन हमेशा यहाँ पर अच्छा रहा है, 300 साढ़े 300 के ऊपर तो स्कोर उन्होंने बनाया ही है, उससे ज़्यादा भी बनाया है, लेकिन ऑन एन एवरेज 300 साढ़े 300 बनाया है। ऑल्टरनेट करा है, मतलब थोड़ा सा इधर उधर हुआ है टाइटंस की बैटिंग, कभी अच्छी कभी बुरी, जहाँ पर अच्छी यहाँ पर मैच का रिजल्ट नहीं आया, जहाँ पर बुरा वहाँ पर मैच वो हारे। अच्छा, अभी देखते हैं इस ग्राउंड पे क्या होता है। तो ये हुआ था, मैं आपको आखिरी जो 5 मैचेस हुए थे, पहले स्टार्ट करते हैं 2018 वाला जो मैच था। मैं 4 डे मैचेस ही आपको दिखाता हूँ, इंटरनेशनल मैचेस में नहीं दिखाऊंगा। कुछ चीज़ें हैं जो इंटरनेशनल मैचेस के बारे में मैं बताऊंगा, लेकिन 4 डे मैचेस दिखाता हूँ क्योंकि स्टैंडर्ड भी मेंटेन करना ज़रूरी है। इंटरनेशनल मैचेस के क्या स्टैंडर्ड है और यहाँ पर क्या स्टैंडर्ड है, तो थोड़ा सा अलग हो सकता है। तो नाइट की बैटिंग आई थी 279, जहाँ पर पेसर्स हैं सारे, बोकाको, पैटरसन, नावे। कोबरा की बैटिंग अच्छी, पीटर मलान का शतक, साथ में जानेमन मलान, एमकी जीवा, एडरसन के रस्ते, पेसर के 9 विकेट। नाइट की बैटिंग दूसरे इनिंग्स और मैच के तीसरे इनिंग्स में भी अच्छी रही, फिर से पेसर्स का ही डोमिनेशन आपको दिख जाएगा, सिर्फ डेन पायड यहाँ पर स्पिनर है, बाकी सारे पेसर। कोबरा की बैटिंग 195 चेस करना था, चेस कर लिया 50 ओवर में। हमजा साथ में वेरेइन के रन से, पेसर्स का ही डोमिनेशन, कोबरा ने मैच जीत लिया, ठीक है। ओवरऑल बैटिंग यहाँ पर उनकी काफ़ी अच्छी रही थी, आपने देखा। चौथे दिन में आते आते थोड़ा बैटिंग हल्का हुआ है, ये आप एक्सपेक्ट कर भी सकते हैं, लेकिन इनिशियली उनका बैटिंग अच्छा हुआ पहले 1-2 दिन में। अगला मैच देखते हैं, डॉल्फिन से यहाँ पर मैच था। अच्छा, डॉल्फिन्स के बारे में आपको बता दूँ, अगर आपको याद होगा कि डॉल्फिन्स एक स्पिन डिपेंडेंट टीम है, ठीक है। आप नोटिस करें पहले मैच में कि चौथे दिन पे भी ज़्यादा स्पिनर्स का रोल आया नहीं। अभी सामने एक स्पिन डिपेंडेंट टीम है, इनके पास क्वालिटी स्पिनर्स भरे पड़े हैं, इंक्लूडिंग पिछले साल के टूर्नामेंट के हाईएस्ट विकेट टेकर जो थे प्रिनालन सुब्रायन, वो भी इनके टीम में अवेलेबल थे, वो भी स्पिनर ही थे। तो यहाँ से आपको दिखने लगेगा कि वैसे इस पिच पे स्पिन के लिए कुछ है भी या नहीं, क्योंकि जब मैं मान सकता हूँ पहले वाली जो टीमें थी वो शायद 1 या हार्डली 2 स्पिनर लेकर आते थे, लेकिन इनके पास 3 से 4 स्पिनर्स होते हैं। तो अभी आप देखिए कि यहाँ पर स्पिन के लिए कुछ है भी या नहीं। तो डॉल्फिन्स ने पहले बैटिंग करी, 225 उन्होंने बनाए, ठीक है। नाबे जो पेसर्स हैं, बाकी सारे पेसर्स, यहाँ पर पायड का 1 विकेट। कोबरा की बैटिंग यहाँ पर भी अच्छा, फिर से पीटर मलान का शतक, पेसर्स के 10 विकेट। नोटिस करना, इनके टीम में 2 से 3 स्पिनर मिनिमम होते हैं, पार्ट टाइम स्पिनर को लेकर 4 स्पिनर भी हो सकते हैं।
दूसरी इनिंग में बैटिंग हुई 282, फिर से पेसर्स का ही डोमिनेशन, पायट के 1-2 विकेट बीच में रहे हैं। फिर से चेस करना पड़ा कोबरा को, चेस कर लिया आराम से। फिर जानेमन मलान, वेरेइन और एम किचिमा। जानेमन मलान के दूसरे इनिंग्स में कुछ रन्स हैं, बहुत बड़ा कुछ नहीं, और वेरेइन के स्पिनर्स ने थोड़ा सा ही कमबैक किया। जैसे मैंने आपको बताया कि ये टीम में स्पिनर ज़्यादा होते हैं तो इसका एडवांटेज थोड़ा बहुत इनको मिला। अगला मैच कोबरा की बैटिंग फैली हुई 239, ठीक है। यहाँ पर वेरेइन के साथ बेलिंघम, कुछ पेसर्स के पहले इनसे ज़्यादा विकेट, वॉरियर्स 343 बनाया। एक चीज़ आप नोटिस करिए कि पहले जो 2 मैचेस हुए हैं, मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, पहले दिन में रन थोड़ा सा कम बन रहा है देन सेकेंड इनिंग्स, मतलब पहले इनिंग्स में। मतलब यहाँ पर देखिए 279 बना, यहाँ पर 420, यहाँ पर बना 225, यहाँ पर 337। आप कह सकते हैं कि अभी चलिए कोबरा की बैटिंग तो हो सकती है अच्छी हो, उनको अच्छा पता होगा इसीलिए वो बार बार रन बना रहे हैं, लेकिन जैसे कोबरा की बैटिंग पहले आई फिर से देखिए रन थोड़ा कम बन गया है। और वॉरियर्स जैसे कि दूसरे इनिंग्स में बैटिंग करा, फिर से तीसरे इनिंग्स में भी रन थोड़े बहुत बने, और चौथे इनिंग्स में आते आते फिर से रन थोड़ा सा कम हो गया, ठीक है। और यहाँ पर अगर नोटिस करेंगे फिर से आपको पीटर मलान के रन दिख जाएंगे, वेरेइन के रन दिख जाएंगे, स्पिनर्स के यहाँ पर 7 विकेट। तो अभी बात यह है कि यहाँ पर स्पिनर के 7 विकेट कैसे आ गए। यहाँ पर विकेट निकाला था साइमन हार्मन ने, ठीक है। इनका नाम आपको पता होगा, मतलब लॉन्गर फॉर्मेट क्रिकेट में 4 डे 5 डे मैचेस में कमाल की बॉलिंग ये करवाते हैं। हमने बॉब विलिस्ट भी कवर करा हुआ था, वहाँ पर भी आपको पता ही होगा इनके बारे में। वॉरियर्स ने इस मैच को चेस कर लिया, ठीक है। डेन पाइट जो इनके स्पिनर हैं, इनके कुछ विकेट्स हैं। अच्छा, तो 3 मैचेस मैंने दिखा दिए। अगला मैच देखिए, फिर से सेम चीज़, पहले इनिंग्स में रन थोड़ा सा कम, उसके बाद देखिए हैं, उसके बाद फिर से रन बने, और आखिरी दिन में रन थोड़ा सा कम। ये जो आखिरी हेड टू हेड मैच था इसे मैं ज़्यादा दिखा नहीं रहा हूँ। और उसके बाद आखिरी जो मैच है ये भी वॉरियर्स के साथ ही हुआ था, 350 बना, ठीक ठाक स्कोर है, लेकिन दूसरे इनिंग्स में कॉन्सिस्टेंटली स्कोर बन रहा है। पेसर्स का विकेट यहाँ पर था, साथ में लिंडे के यहाँ पर 3 विकेट, लिंडे के यहाँ पर रन्स भी थे, पेसर्स का ही विकेट, और तीसरे चौथे इनिंग्स में रन थोड़ा सा कम बना जहाँ पर पाइट के विकेट से। तो रेसिपी ये है कि स्पिनर्स को विकेट नहीं मिलेंगे ऐसी बात नहीं है, लेकिन उस तरह के स्पिनर भी होने चाहिए। डेन पाइट जो हैं, जिनके विकेट्स आप कुछ मैचों में देख रहे हैं, ये कोबरा की कैप्टनसी भी कर चुके हैं, लॉन्गर फॉर्मेट में भी, लिमिटेड ओवर क्रिकेट में भी, और इनके पास एबिलिटी रहती थी पहले। अब मैं तो यहाँ पे ज़्यादा स्पिन के लिए कुछ है नहीं, इसलिए आप शायद इनका 4 से ज़्यादा विकेट नहीं देख पा रहे हो। जहाँ जहाँ पे स्पिनर्स के लिए हेल्प रहा है ना, वहाँ पर डेन पाइट खतरनाक बॉलिंग करवाते हैं, ठीक है। इसीलिए साउथ अफ्रीका के नेशनल टीम में भी ये पहले खेल चुके हैं, शायद एशियन टेरिटरी में जब भी मैच होता है अभी भी इनको कंसिडर किया जाता है, शायद, मैं बहुत श्योर नहीं हूँ। तो बात यह है कि स्पिनर्स को थोड़ा सा काम मिल जाता है तीसरे चौथे दिन पे आते आते, बहुत ज़्यादा नहीं, और किसी भी स्पिनर को नहीं। अगर लॉन्गर फॉर्मेट के कैपेबल कोई स्पिनर हैं, जैसे कि साइमन हार्मर का मैंने नाम बताया, केशव महाराज जो साउथ अफ्रीका के नेशनल टीम के होकर भी खेलते हैं, इन्होंने यहाँ पर अच्छा बॉलिंग करवाया हुआ है। डेन पाइट, ये नहीं तो डे 1 से डे 4 तक यहाँ पर पेसर्स का ही रोला चलता है, ठीक है। पॉइंट नंबर 1, जो किस तरह के बॉलर्स आपको लेने हैं। बैटिंग की बात करी जाए तो हमेशा हम ये नोटिस कर रहे हैं कि डे 1 या फर्स्ट इनिंग्स में रन थोड़ा सा कम बन रहा है, बहुत कम नहीं, ठीक है। हमने 280 250 के नीचे स्कोर बनते हुए नहीं देखा है, लेकिन तीसरे इनिंग्स तक में, दूसरे तीसरे इनिंग्स में रन हमेशा ज़्यादा बन रहे हैं, और बहुत ज़्यादा भी बन रहे हैं, ठीक है। कोबरा मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स यहाँ पे दूसरे इनिंग्स में बैटिंग करने वाली टीम रही है, और मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स उनकी बैटिंग अच्छी रही है। तो इनिशियल जो थॉट हमारा ये हो सकता है वो है ये कि टॉस जीतकर जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले बॉलिंग देना चाहेगी और कोशिश करेगी सामने वाली टीम को पहले इनिंग्स में बैटिंग करने भेजा जाए, ठीक है, ताकि वो दूसरे दिन में बैटिंग करने आ सके। क्योंकि मुझे लग रहा है कि इनिशियली पिच में थोड़ा ज़्यादा पेस वगैरह रहता होगा, तो वहाँ पर इसीलिए थोड़ा बहुत मुश्किल होता होगा। लेकिन जैसे जैसे मैच आगे चलता जाता है, अगले 2 दिन के लिए पिच फिर से बैटिंग फ्रेंडली हो जाता है, और आखिरी दिन पे पिच और स्लोनेस आ जाती है, तो तब जाके दिक्कतें बन सकती हैं। और इसीलिए कुछ मैचों में हमने स्पिनर्स को भी विकेट लेते हुए देखा है। ग्राउंड से भी आपके सामने कुछ नाम आए हैं, और मुझे नहीं लगता कि पीटर मलान और कायल वेरेन को आपने यहाँ पर मिस किया होगा, हैं। इसके सिवाय भी और 1-2 नाम आए हैं। जॉर्ज लिंडे के कुछ परफॉर्मेंसेज आपने देखे होंगे। डेन पैटरसन का काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो अवेलेबल नहीं है। तो यही है पूरी कहानी, ठीक है। एक चीज़ जो आप नोटिस कर सकते हैं कि यहाँ पे बैटिंग से बहुत परफॉर्मेंसेज आ रहे हैं, और ऑलरेडी आपके दिमाग में ये चीज़ आ गया होगा कि आज के मैच की जो टीम है वो आपको एक बैटिंग हेवी टीम ही बनानी है, और बॉलिंग में से भी आपको ऐसे प्लेयर्स को लेना है
देखिए ये पाकिस्तान नहीं है, ठीक है। जैसे कि आप पाकिस्तानी 4 मैचेस जो हो रहे हैं आप देख रहे हैं, कुछ कुछ बॉलर्स आ रहे हैं 8 9 10 विकेट तक भी लेने की क्षमता रखते हैं, लेकिन ये वैसा नहीं है। यहाँ पर हो सकता है कि दोनों इनिंग्स मिलाकर 6 विकेट निकालने वाले प्लेयर भी आपको ना देखने को मिल जाए। तो आप अगर कंसीडर कर रहे हैं कि कोई बॉलर सिर्फ बॉलिंग से आपको 100 के ऊपर पॉइंट दे देगा तो शायद ये मुश्किल है। तो ऐसे बॉलर्स को लेना ज़रूरी है जो आपको बैटिंग से भी पॉइंट दे सकते हैं। 3 से ज़्यादा बॉलर ना ही लें तो बेहतर, ऑलरेडी आप समझ चुके हैं। 3 में से 2 तो आपकी टीम में ऐसे बॉलर ज़रूर होने चाहिए जो आपको बैटिंग से भी पॉइंट दे सकते हैं। एक बॉलर आप जेन्युइन बॉलर रख सकते हैं अगर आपको कोई अच्छा ऑप्शन दिख रहा है। आगे मैं आपको स्क्वाड के बारे में बताता हूँ, प्लेइंग 11 क्या हो सकता है बताता हूँ, लेकिन ये सब चीज़ें जो हैं आई होप आपने नोटिस कर लिया होगा। पूरी तरीके से डिटेल में मैंने आपको समझा दिया है कि ये फिक्सचर क्या है, ये ग्राउंड पे क्या होता है, कौन से बॉलर, किस तरह के बॉलर, कौन कौन से बैट्समैन हैं। टाइटंस की तरफ से रिकॉर्ड थोड़े से कम है क्योंकि मैंने बताया है कि इनके प्लेयर शफल होते रहते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सॉर्ट आउट करने की कोशिश करवा देता हूँ। प्लेइंग 11 की बात करें तो पीटर मलान, जानवन मलान ओपनिंग करेंगे। उसके बाद जुबैर हंजा जो कैप्टन है, टोनी डेजॉर्जी भी ओपनिंग करने आ सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है जानवन मलान के साथ ही टीम जाएगी। जो प्रैक्टिस मैचेस हुए हैं वहाँ पर भी जानवन मलान ने ही ओपनिंग करा था पीटर मलान के साथ। उसके बाद वेरेइन, जॉर्ज लिंडे, उनके नैकू और एमगीजिमा में से कोई एक, मुझे लगता है एमगीजिमा को प्रायोरिटी देनी चाहिए। फ्रेंडली मैचेस में काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी इन्होंने करी हुई है। कैल्विन सैवेज, कॉर्बिन बॉश या फिर अब्राहम्स में से कोई एक, मतलब मुझे लगता है कॉर्बिन बॉश का जगह पक्का है। अब्राहम और सैवेज के बीच में भी ऑल्टरनेट कर सकती है टीम। नांद्रे बर्जर, मोरेकी और शायर हुड में से कोई एक। शायर हुड लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर हैं। वैसे तो टीम के पास ऑलरेडी जॉर्ज लिंडे अवेलेबल हैं स्पिन ऑप्शन के तौर पर, लेकिन अगर दूसरी कोई स्पिनर के ऑप्शन वो ढूंढ रहे हैं तो शायर हुड वो हो सकते हैं। शायर हुड ने काफ़ी अच्छी बॉलिंग करवाई हुई है डोमेस्टिक लेवल में भी, मतलब बहुत ज़्यादा कुछ नहीं। ऑफकोर्स आप साउथ अफ्रीका में मैच खेल रहे हो तो बहुत ज़्यादा स्पिनर्स का आप रोल नहीं देख पाएंगे, लेकिन ठीक ठाक हैं। आखिरी इनिंग्स में या आखिरी दिन पे आते आते ये विकेट्स वगैरह निकालते रहते हैं। बड़ी लीग के लिए आप इनको ट्राई कर सकते हो। फिलहाल के लिए जो सेफेस्ट प्लेयर्स हैं वो मतलब इन तीनों ये चार स्पॉट के अलावा मुझे लगता है बाकी प्लेयर सारे खेलेंगे। अच्छा, अभी मैं बात करता हूँ। देखिए मेरे हिसाब से केप कोबराज की तरफ से पीटर मलान, काइल वेरेइन, जॉर्ज लिंडे, इनको आप गलती से भी मिस नहीं कर सकते। जानवन मलान ने रिसेंटली जो प्रैक्टिस मैचेस खेले थे टीम ने अच्छी बल्लेबाजी करी थी, लेकिन अगर मैं अपना ओपिनियन शेयर करूँ तो मुझे ये बहुत बड़े वाले कोई फर्स्ट क्लास प्लेयर लगते नहीं है। लेकिन मैं एक चीज़ को क्लियर करवा देता हूँ, 2 रीज़न है इनको नहीं ड्रॉप करने का। एक तो इनका सिलेक्शन परसेंटेज काफ़ी हाई है, दूसरी बात सामने टाइटंस की बॉलिंग है, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता स्मॉल लीग में फालतू का कोई रिस्क लेना चाहिए आपको और इनको ड्रॉप करने का सोचना चाहिए। ले लीजिए। जुबैर हमजा ने पिछले सीजन में इनिशियली मोमेंटम वनडे कप के अंदर कमाल की बल्लेबाजी करी थी और अकेले टीम को खींच ले जा रहे थे, लेकिन टूर्नामेंट एंड होते होते उनका फॉर्म भी खराब हो चुका था। फ्रेंडली मैचेस में वो शायद खेले नहीं थे या नहीं पता नहीं, लेकिन उनका कोई परफॉर्मेंस मुझे दिखा नहीं, ठीक है। तो इनिशियली मैं जुबैर हमजा को कंसीडर नहीं कर रहा हूँ। टोनी डेजॉर्जी आखिरी मैच जो उन्होंने खेला था दोहरा शतक इनके खाते में है। अभी के लिए लोग इनको नहीं ले रहे हैं, ऐसा नहीं है लोगों को पता नहीं है इनके बारे में, लेकिन इतना ज़्यादा स्पेस नहीं मिल रहा है और बैटिंग सेक्शन में बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको मैनेज करवाना पड़ रहा है, ठीक है। अच्छा, और बॉलिंग में से बात करी जाए, नांद्रे बर्जर आखिरी मैच जब इस टीम के अगेंस्ट में इन्होंने खेला था 4 विकेट निकाले थे और सामने बहुत सारे राइट हैंडेड बैट्समैन भी अवेलेबल हैं। लेफ्ट आर्म मीडियम पेस बॉलिंग करवाते हैं, थोड़ा सा अनऑर्थोडॉक्स बॉलिंग स्टाइल है, काम पे आ सकते हैं। यहाँ से बाकी जो बॉलर्स हैं, कैल्विन सैवेज बैटिंग कर सकते हैं, अच्छी खासी बैटिंग कर सकते हैं। मैं बताऊँ तो बॉलिंग से बहुत ज़्यादा कुछ तो एक्सपेक्टेशन नहीं है, लेकिन बैटिंग अच्छी खासी कर लेते हैं। ऑलराउंडर सेक्शन में आपको मिल जाएंगे। अब्राहम्स ये जो बॉलर हैं इनका मूवमेंट मुझे काफ़ी अच्छा लगा है और डोमेस्टिक सर्किट में इन्होंने काफ़ी अच्छा काम करा हुआ है। अगर आप ऐसे किसी बॉलर को ढूंढ रहे हो जो सोनली आपको बॉलिंग से ही पॉइंट देंगे तो अब्राहम्स इज़ एन ऑप्शन। कॉर्बिन बॉश तो वैसे भी आपकी टीम में होने चाहिए, कमाल की बैटिंग करने की क्षमता रखते हैं, मतलब ऐसे नंबर 9-10 बैट्समैन आप इनसे इतनी अच्छी बैटिंग उम्मीद नहीं रख सकते जितनी अच्छी बैटिंग करते हैं। रिसेंटली फ्रेंडली मैच में भी 60 ऑड कुछ रन इन्होंने बनाया था और वैसे भी सारी जनता इनको ले रही है और वैसे भी ये अपने फॉर्मर टीम के अगेंस्ट में खेल रहे हैं, तो हो सकता है कि उन प्लेयर्स के बारे में इनको काफ़ी नॉलेज भी हो, तो ये भी इनके काम पे आ सकता है। तो मेरे लिए जो शॉर्ट लिस्ट होगी केप कोबराज की तरफ से पीटर मलान, काइल वेरेइन, जॉर्ज लिंडे, यहाँ से कॉर्बिन बॉश, नांद्रे बर्जर, तो ये 6 प्लेयर्स। 7वां प्लेयर अगर आपको देखना है टोनी डेजॉर्जी और जानवन मलान में से कोई एक। जुबैर हमजा सेफ हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगर आप सारे प्लेयर्स को लेने जाएंगे तो आप इनको मैनेज कर पाएंगे, ठीक है। और वैसे तो काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं, साउथ अफ्रीका के टेस्ट टीम में भी इनको रेगुलर मौका मिलता है, लेकिन मैं मैनेज नहीं कर पा रहा किसी भी तरीके से।
अगर आप चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन मैं आगे आपको दिखा देता हूँ मैं क्यों मैनेज नहीं कर पा रहा। टाइटंस की तरफ से बात करें, डीन एल्गार और एडन मार्करम ओपनिंग करेंगे। उसके बाद थॉयनिस डे ब्रुयन। नंबर 4 पे आएंगे नील ब्रांड और डिएगो रोसियर। अब इनके बारे में कुछ चीज़ें आपको बताना है। उसके बाद ग्रैंट थॉमसन जो टीम के कैप्टन भी है, हेनरी क्लासन, सिल्स मकन्या, डेयन गैलियम, जूनियर डाला, ओकुलेस सेले और लिजार्ड विलियम्स में से कोई एक, और तबरेज शामसी। इनके बॉलिंग में बात करी जाए, डेयान गैलियम अनफॉर्चुनेटली ऑलराउंडर सेक्शन में लिस्टेड है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर है। अगर ये ऑलराउंडर सेक्शन में नहीं होते तो आंख बंद करके आपके टीम के मस्ट हैव हो सकते थे, क्योंकि ये 4 डे मैचेस में पिछले सीजन के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे टाइटंस के होकर। और जितना बचा कुचा बॉलिंग था पिछले सीजन में टाइटंस की बॉलिंग में, लिमिटेड ओवर क्रिकेट की बात कर रहा हूँ मैं, वहाँ पर इनका नाम आ रहा था। और सबसे बड़ी बात, ये कमाल की बैटिंग कर सकते हैं, ठीक है, मतलब 50 के ऊपर भी स्कोर बनाने की क्षमता रखते हैं। डोमेस्टिक निचले लेवल के सर्किट में शतक भी इन्होंने बनाया हुआ है। और उससे भी बड़ी बात, 2 सीजन पहले तक ये केप कोबरास के होकर खेलते थे, तो ये भी अपने फॉर्मर टीम के अगेंस्ट में ही खेलेंगे। बाकी अगर आप देखेंगे, जूनियर डाला सिलेक्शन परसेंटेज बहुत हाई है। मेरा तो पर्सनल फेवरेट कुछ नहीं है ये लॉन्गर फॉर्मेट क्रिकेट में, लेकिन हाँ लेना आपको पड़ेगा क्योंकि ये बैटिंग भी अच्छी खासी कर लेते हैं। ओकुलेस सेले, लिजार्ड विलियम्स में से अगर आप लेना चाहते हैं किसी को तो लिजार्ड विलियम्स को ले सकते हैं। याद रखना, जिनको भी आप लेंगे ये भी सोलली आपको बॉलिंग से ही पॉइंट देंगे। तबरेज शामसी, मुझे तो नहीं लगता बहुत ज़्यादा कुछ हेल्प इनको मिलने वाला है, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो ले सकते हैं। टीम के मेन स्पिनर होंगे, बहुत ज़्यादा ओवर्स ये करवाएंगे और इंटरनेशनल कैलिबर के प्लेयर हैं, तो आप ले सकते हैं। बाकी इससे ज़्यादा कुछ मैं नहीं बता सकता इनके बारे में। अभी आ जाते हैं टाइटंस की बैटिंग में। डीन एल्गार आंख बंद करके मस्ट हैव है, ठीक है, कोई रिकॉर्ड नहीं है डोमेस्टिक में आप देख सकते हैं, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में इन्होंने बहुत मैचेस खेले हैं इस ग्राउंड पर, साउथ अफ्रीका के होकर। और अगर मैं बहुत गलत नहीं हूँ, मैंने लास्ट 4-5 साल में देखे हैं जिन्होंने जितने भी मैच इन्होंने खेले हैं, 90% मैचेस के एक ना एक इनिंग्स में उन्होंने शतक ज़रूर लगाया हुआ है। उससे भी बड़ी बात, ये बॉलिंग भी करवा सकते हैं अगर टीम को ज़रूरत पड़ी तो। एडन मार्करम लॉन्गर फॉर्मेट क्रिकेट में मैं तो प्रायोरिटी नहीं देता, लेकिन मैं इनको ड्रॉप करने की सजेशन बिल्कुल भी नहीं दूंगा, स्पेशली स्मॉल लीग में, स्पेशली सेफ जो टीम आप बना रहे हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग इनको कैप्टन बना रहे हैं और कोई ज़रूरत नहीं है इनको ड्रॉप करने की। क्या पता थोड़ी बहुत बॉलिंग भी करवा दें आपको। थॉयनिस डे ब्रुयन, उसके बाद इनको भी मैनेज कर पाना मुश्किल हो सकता है। नील ब्रांड और डिएगो रोसियर, अभी इनके बारे में मैं अपना हाईलाइट क्यों करवा रहा हूँ। डिएगो रोसियर अगर खेलते हैं तो हो सकता है आप एक बार के लिए सोच भी सकते हो। नील ब्रांड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, बॉलिंग भी ठीक ठाक करवा लेते हैं, विकेट टेकिंग बॉलर तो नहीं है, लेकिन अगर 2 इनिंग्स में बॉलिंग आए तो एक आध विकेट आपको निकाल के देते हैं। बॉलिंग आप छोड़ दीजिए, बैटिंग में ये डोमेस्टिक सर्किट में हमेशा टॉप 5 रन स्कोरर्स में से रहते हैं, ठीक है। अपना जो टीम है उस टीम के हाईएस्ट रन स्कोरर तो रहते ही हैं, और ओवरऑल टूर्नामेंट में भी ये टॉप 5 रन स्कोरर में रहते हैं। बहुत ज़्यादा मौके इनको नहीं मिलते थे। आज के मैच में स्टार्ट करेंगे या नहीं मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन अगर आपको पता चलता है तो इनको आप डेफिनेटली एक बार ट्राई ज़रूर कर सकते हैं। ऑलराउंडर सिस्टम में लिस्टेड हैं, लेकिन आप मैनेज कर सकते हैं इनको। मैं आगे आपको दिखा देता हूँ कैसे। अगर इनके बारे में कोई कंफर्म न्यूज़ नहीं आता है तो स्मॉल लीग में छोड़ देना, कोई ज़रूरत नहीं है। बड़ी लीग में लेकिन बिल्कुल ट्राई करना, और कैप्टन वाइस कैप्टन मटेरियल हैं तो मार्क कर लेना इस आपको। डिएगो रोसियर से बहुत गुना ज़्यादा परफॉर्मेंस अच्छा रहा है नील ब्रांड का। डिएगो रोसियर और इनमें से मुझे लगता है कोई एक खेलेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो मकन्या है ना, इन्होंने फ्रेंडली मैच में जो प्रैक्टिस मैच हुआ था वहाँ पर अच्छी बल्लेबाजी करी थी, मेरे ख्याल से शतक भी लगाया हुआ था, काफ़ी देर तक उन्होंने बैटिंग भी करी हुई थे। तो हो सकता है कि मकन्या को रख के रोसियर और ब्रांड में से कोई एक खिलाए, या फिर मकन्या को ड्रॉप करके ब्रांड और रोसियर दोनों ही खेलें, ये भी हो सकता है। मतलब इन तीनों में से दोनों खेलेंगे, या आप पकड़ के चलिए, ठीक है। कंफ्यूजन है तो स्मॉल लीग में दोनों को ही आप मिस कर सकते हैं, दोनों ही पोजीशन को। ग्रैंट थॉमसन टीम के कैप्टन है, बहुत ज़्यादा कुछ हाईलाइटेड तो मैं नहीं कहूँगा, लिमिटेड ओवर क्रिकेट में ये बहुत ही इफेक्टिव प्लेयर हैं, लेकिन लॉन्गर फॉर्मेट में मुझे लगता है इनसे बेटर ऑप्शन आपको मिलेगा। मैं नहीं कह रहा खराब ऑप्शन है, लेकिन इनसे बेटर ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होगा। हेनरी क्लासन कीपर हैं, मैं पर्सनली तो नहीं चाहता कि इनको मैं लूँ टीम में, लेकिन सिलेक्शन परसेंटेज बहुत ज़्यादा है और कीपिंग के पॉइंट्स भी आपको दे ही देंगे, तो ले लेना टीम में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ख़राब तो इनके भी परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन जैसा रन बन रहा है इस फिक्चर में और इस ग्राउंड पे, उस हिसाब से मुझे लगता है अगर कम से कम 80-90 रन कोई बैट्समैन नहीं बनाता है तो काम पे शायद नहीं आएगा। उसके बाद डेयान गैलियम मैं तो पर्सनली लेना चाहता था, लेकिन मुझे नहीं लगता स्पेस आप मैनेज कर पाओगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं। कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस की बात करें, फिलहाल सिलेक्शन परसेंटेज के हिसाब से जानमन मलान, पीटन मलान, ये आपके लिए कैप्टन वाइस कैप्टन के चॉइस हैं। हमजा और लिंडे उसके बाद। वेरेन मुझे लगता है 80% जनरल को मिस करने वाली है, ठीक है।
क्योंकि वैसे भी आपके पास बहुत सारा कंपटीशन होने वाला है बैट्समैन और ऑलराउंडर सेक्शन में, वेरे इनका सिलेक्शन परसेंटेज भी कम है, तो हो सकता है लोग कम जाए, लेकिन मैं भाई साहब मिस नहीं करूंगा। और हो सकता है बड़ी लीग में मैं क्लासन के ऊपर इनको प्रायोरिटी दूं। अभी देखिए, मैं एक चीज़ आपको क्लियरली बता देता हूँ, जितने भी प्लेयर्स खेलेंगे, जो 22 प्लेयर्स खेलेंगे, उनमें से एक का भी फॉर्म के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। फ्रेंडली मैचेस के हिसाब से मैं कुछ चीज़ें बता सकता हूँ फिर भी, लेकिन बाकी इससे ज़्यादा आप एक्सपेक्टेशन ना ही रखें तो बेहतर। फॉर्म के बारे में हमें आइडिया नहीं है, फ्रेंडली मैच प्रैक्टिस मैच अलग है, कॉम्पिटेटिव मैच अलग है, तो हमें नहीं पता है। हम जो भी बातें कर रहे हैं रिकॉर्ड के बेसिस पे कर रहे हैं। अगर रिकॉर्ड के बेसिस पे चीज़ें चली तो हम हैं, अगर नहीं चली तो हम नहीं हैं, बिल्कुल क्लियर सी बात है। उसी विषय में बता रहा हूँ। टोनी डेजॉर्जी बहुत बड़े वाले पंट हैं अभी के लिए। मुझे लगता है अभी भी स्मॉल लीग में कुछ ओपोनेंट्स आपको मिलेंगे जो टोनी डेजॉर्जी को लाएंगे। पिछले सीजन में टाइटंस के होकर खेलते थे, तो टीम के बारे में आइडिया होगा। पिछले सीजन के जो आखिरी मैच हुआ था वहाँ पर उन्होंने दोहरा शतक लगाया था, तो चीज़ें इनके सपोर्ट में हैं। स्पेशली अगर आपको दिख रहा है कि टाइटंस टॉस जीत के दूसरी बैटिंग पे आ रही है, तो एक बार आप इनको ट्राई ज़रूर कर सकते हैं। टाइटंस के होकर मार्करम सबसे ज़्यादा सिलेक्टेड कैप्टन चॉइस में हैं। लोगों को अभी भी मुझे लगता है 2 साल पुराना जो मार्करम का परफॉर्मेंस था वो अभी भी वो लोग भूले नहीं है, क्योंकि पिछले सीजन में मार्करम का परफॉर्मेंस कुछ खास था नहीं। चलिए, फिर भी आपको लेना तो पड़ेगा ही, अब सारी जनता ले रही है। अगर परफॉर्म कर देंगे तो आप कहीं के नहीं रहोगे, परफॉर्म नहीं करेंगे ऐसा तो मैं नहीं कह सकता। उसके बाद एल्गार मेरे लिए हमेशा मार्करम के ऊपर ये रहेंगे। उसके बाद क्लासन, थॉमसन, उनके भी सिलेक्शन डिसेंट है। बहुत ज़्यादा रिस्क लेना है तो ब्रांड, स्पेशली मैं कहूँगा ब्रांड को एक बार ट्राई ज़रूर करना। अगर पता चलता है वो खेल रहे हैं, बड़ी लीग में आप करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। छोटी लीग में अगर पता चलता है खेलते हैं तो ट्राई करना, नहीं तो छोड़ देना। और गेलियम, अगर आप ब्रांड को नहीं ले रहे हो, रोसियर को मैं ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दूंगा। अच्छी खासी बैटिंग ये भी कर लेते हैं, लेकिन मेरे लिए ब्रांड हमेशा ऊपर है। और अगर आप देख रहे हैं ब्रांड नहीं खेल रहे हैं, रोसियर खेल रहे हैं, तो ऑलराउंडर सेशन से गेलियम को आप ले सकते हो। कैसे क्या, मैं आपको आगे दिखाता हूँ। तो अभी एक बार देख लेते हैं ड्रीम 11 की टीम। तो मैंने यहाँ पर ऐसा एक टीम बना कर रखा है, स्पेशली अगर कोबरा दूसरे इनिंग्स में इनको बैटिंग मिलती है तो हो सकता है ये टीम और भी काम पे आ जाए। आप नोटिस करेंगे दोनों कीपर को मैंने रखा है। मैं बार बार कह रहा हूँ, हेनरी क्लासन मेरे प्रायोरिटी नहीं है, रख लेना। सिलेक्शन बहुत डिसेंट होगा इनका। कुछ लोग कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हैं, तो रख लेना स्मॉल लीग में। लेकिन थोड़ा सा बड़ा लीग खेल रहे हो या रिस्क लेना चाहते हो तो इनको ड्रॉप ज़रूर कर सकते हो आप। काइल वेरेन, टोनी डेजॉर्जी को मैंने रखा है, रिस्की थोड़े से बहुत पिक हैं लेकिन मैंने रख लिया है। जानेमन मलान, पीटर मलान, ठीक है। जानेमन मलान, टोनी डेजॉर्जी के अलावा भी आपके पास जुबैर हमजा का ऑप्शन है। अगर आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो, लेकिन ऑफकोर्स आप समझ सकते हो स्पेस मेरे पास नहीं है। यहाँ पर डी रेलगार, एडन मार्करम, इनके बाहर मैं किसी के साथ गया नहीं हूँ। ऑप्शंस की बात करें, ऑफकोर्स जुबैर हमजा का ऑप्शन तो है ही, बहुत सारे जनता इनको ले रही है। थॉयनिस डेब्रुयन का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। और यहाँ से एम की चीमा, बड़ी लीग में आप ट्राई कर सकते हो, फ्रेंडली मैचेस तक लगा के आए हैं, लेकिन स्मॉल लीग में गलती से भी गलती मत करके इनको ले लेना। यहाँ पर मैंने इस तरह का कुछ करा है। अगर आप चाहते हो तो जानेमन मलान या टोनी डिजॉर्सी के जगह पर एक टाइटंस का बैट्समैन भी आप ऐड कर सकते हो, या फिर ऑलराउंडर में से कोई एक। ग्रैंड थॉमसन को मैंने चौथे बैट्समैन के तौर पर रखा है। आप नोटिस करोगे कि मैंने 4 बैट्समैन रख लिए हैं, क्योंकि मुझे बैटिंग से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी है, ठीक है, मैं बार बार बता देता रहा हूँ। और बॉलिंग से भी मैंने लिया है जूनियर टाला को, कॉबिन बॉश को जो बैटिंग कर सकते हैं, और नांद्रे बर्जर लेफ्ट आर्म मीडियम पेस बॉलिंग करेंगे। और आखिरी मैच में 4 विकेट भी निकाले हुए हैं इन्होंने टाइटंस के अगेंस्ट में, इसीलिए। ऑप्शंस की बात करें, ऑलराउंडर सेक्शन में डिएगो रोसियर आपको मिल जाएंगे, लेकिन मुझे ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देनी है इनको। कैल्विन सैवेज का ऑप्शन है, जो थोड़ी बहुत बैटिंग भी करवा सकते हैं, लेकिन ऑलराउंडर सेक्शन में है इसीलिए मैं प्रायोरिटी नहीं दे रहा। अगर बॉलर सेक्शन में होते तो मैं कहता ले लीजिए। सिव्स मकन्या, बड़ी लीग में ज़रूर ट्राई करना, इन्होंने प्रैक्टिस मैच में अच्छी बल्लेबाजी करी हुई थी। डेयान गैलियम तो मेरे लिए सबसे कॉम्पैटिबल प्लेयर है टाइटंस की तरफ से, जो भी ऑलराउंडर सिस्टम लिस्टेड है, लेकिन क्योंकि बॉलिंग से ही मेजॉरिटी ऑफ द पॉइंट ये दे सकते हैं, और बैटिंग से मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीदें इनसे नहीं है, और मैंने स्पेसिफिक कुछ बैट्समैनों को लिया है, तो इसीलिए मैं इनको मैनेज नहीं कर पा रहा। ग्रैंड थॉमसन की जगह पर आप गेलियन को भी ले सकते हैं, ये भी डिसेंट ऑप्शन हो सकते हैं। और जॉर्ज लिंडे, मैं इनिशियली यहाँ पर इनको नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन एनी डे जितने भी ऑलराउंडर लिस्टेड हैं उनमें से बेस्ट ऑप्शन होंगे। अगर मैं जॉर्ज लिंडे को ले लेता हूँ तो 7-4 का कॉम्बिनेशन हो जाएगा, थोड़ा रिस्की हो सकता है, इसीलिए मैं नहीं ले रहा हूँ। लेकिन अगर मैं 2 कॉम्बिनेशन बनाता हूँ स्मॉल लीग का, तो जॉर्ज लिंडे मस्ट हैव आपके लिए होंगे। काफ़ी लोग स्मिथ को ले रहे हैं, लेकिन वो स्क्वाड में नहीं है फिलहाल। तो अभी क्या है, साउथ अफ्रीका के जो मीडिया वगैरह होते हैं वहाँ पर आप इनके न्यूज़ में भी कुछ विश्वास नहीं कर सकते। क्या पता कोई स्क्वाड में नहीं हो लेकिन वो खेल लें, ऐसा बहुत बार हुआ है, और ये सब चीज़ें की एक्सपीरियंस मेरे को है। यहाँ से कॉर्बिन बॉस, जूनियर डाला स्मॉल लीग के लिए मैं आपको कह सकता हूँ आप लेके चलिए।
उसके बाद आपके पास यहाँ पे अब्राहम्स का ऑप्शन आएगा और नांद्रे बर्जर, ये दोनों सोलली आपको बॉलिंग से पॉइंट देंगे। कुछ हद तक ताबड़े शामसी भी आपको बॉलिंग से ही पॉइंट देंगे। और यहाँ पर लिजात विलियम्स, ये 4 ऑप्शन हैं। अगर आप चाहें तो इनमें से ट्राई कर सकते हैं। कोशिश करना बैटिंग हेवी टीम बनाने का, स्पेशली कोबरा की तरफ से, ठीक है। रिकॉर्ड सारे इनके बेसिस पे हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं बातें कर रहा हूँ रिकॉर्ड के बेसिस पर। मुझे नहीं पता कौन सा प्लेयर किस फॉर्म पे है, क्या करके आया है, लेकिन जितना प्रैक्टिस मैचेस से हुआ है मैं आपको सॉर्ट आउट अगर करवा दूँ तो टाइटंस की तरफ से मकन्या, जिनको आप स्मॉल लीग में नहीं ले पाओगे, थॉर्निस डे ब्रॉयन अच्छा करके आए हैं। और यहाँ पे कोबरा की तरफ से दोनों मलान भाई, मतलब पीटर मलान, जानेमर मलान, दोनों ने ही अच्छा करा था। इसके सिवाय और तो मुझे और कुछ यहाँ पे दिख नहीं रहे हैं। और भी कोई प्लेयर्स थे शायद, लेकिन वो उनको नहीं रखा गया है स्क्वाड में, तो बात करके कोई फ़ायदा नहीं है। शायर हुड का एक ऑप्शन आता है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स जो बॉलर है, वो शायद कोबरा की टीम में, टाइटंस की टीम में शायद अवेलेबल हो भी, या फिर किसी एक टीम में तो होंगे, लेकिन अभी तक ड्रीम 11 ने उनको लिस्ट नहीं करा है, तो छोड़ देते हैं उनके बारे में। कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस की बात करें, 3 मैं ऑप्शन आपको देता हूँ रिकॉर्ड के बेसिस पर। ये सबसे पहले आपके रेफरेंस में आना चाहिए, डीन एल्गार, पीटर मलान, काइल वेरेन, ठीक है। काइल वेरेन को मतलब अंडर एस्टिमेट मत कर देना, कीपिंग के पॉइंट्स तो वो देंगे ही और शतक वगैरह लगा के आए हैं। और याद रखना, यहाँ पर आप बात कर रहे हो टाइटंस की बॉलिंग की। और ऑलराउंडर सेक्शन से जॉर्ज लिंडे, जो सेफर पॉइंट स्कोरर हो सकते हैं। बॉलिंग से ही आप मेजोरिटी पॉइंट आपसे इनसे उम्मीद रखें। डेली डेली शतक लगाने वाले प्लेयर ये है नहीं, लेकिन हाँ, अगर आप चाहें तो डेफिनेटली उनको टीम में ट्राई कर सकते हैं। 7-4 का कॉम्बिनेशन इन फेवर ऑफ कोबरा, जी हाँ, ये भी पॉसिबल है, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा बैलेंस बना के ही चल रहा हूँ। तो ये रही सारी एनालिसिस और ऑब्जर्वेशन। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना। थोड़ा लंबा वीडियो है और उसके पीछे का रीज़न भी काफ़ी है, बहुत सारी चीज़ें थी जो मुझे आपको डिटेल में समझानी थी। आई होप 10 बजे के आसपास आपको ये वीडियो मिल जाएगा और उसके बाद भी काफ़ी टाइम होगा। अब ये वीडियो को देखिए, समझिए और टीम बनाएं। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। लास्ट में उन पर कोई न्यूज़ वगैरह आता है या फिर कुछ भी अपडेट वगैरह देना हो तो वहाँ पर आपको दे दी जाएगी, तो आप चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।